डील करता है। मैकेनिकल की कई सारी सब ब्रांचेस हैं, जिसके अंदर हाइड्रोलिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मल इंजीनियरिंग है, थ्योरी ऑफ मशीन्स है, मैकेनिक्स है। तो इस कोर्स के अंदर, क्योंकि इसका नाम है जनरल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपकी कुछ यूनिट्स थर्मल इंजीनियरिंग की होंगी, कुछ यूनिट्स थर्मोडायनेमिक्स की होंगी और कुछ यूनिट थ्योरी ऑफ मशीन्स की होंगी। आप जानते ही अच्छी तरीके से हमारा जो कोर्स है, कोई भी कोर्स स्ट्रक्चर है, वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। तो इसके अंदर 2 यूनिट्स आपकी थर्मल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की हैं, 2 यूनिट इसकी आपकी थ्योरी ऑफ मशीन या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की हैं, और 3 यूनिट आपकी थर्मल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की हैं और 2 यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की हैं। तो आपको 2 बुक्स लेनी पड़ेंगी, 2 बुक्स आपको रेफर करनी पड़ेंगी इस कोर्स को करने की। लेकिन अभी आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। हम जब पढ़ना शुरू करेंगे, एक बार कोई भी डाउट होगा आपका, आप यू आर फ्री टू आस्क, बट इन ऑनलाइन मोड, क्योंकि क्लास चल रही है, यू आर नॉट इन द क्लासरूम। आप अपनी चैट विंडो पे उस वक्त अपना रोल नंबर डालेंगे और उसके बाद लिख देंगे कि आई हैव अ प्रॉब्लम। जब आपको प्रॉम्प्ट किया जाएगा यहाँ से, जब मैं आपसे कहूंगा कि यस दिस रोल नंबर में आस्क, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो रोल नंबर वाला स्टूडेंट अपना माइक को अनम्यूट करे, मुझसे क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन पूछने के तुरंत बाद उसको म्यूट कर दे वापस। देन आई विल एक्सप्लेन, फर्स्ट आई विल रिपीट द क्वेश्चन एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि क्या डाउट है। तो कोई भी डाउट हो आपका, यू आर फ्री टू आस्क। हम ऑनलाइन मोड में भी इसको अच्छे से आप कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें एक डिग्निफाइड मैनर में करना होगा। सब लोग आप माइक ऑन कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा। इस क्लासरूम को, चैट रूम को आप क्लासरूम ही मान के चलिए। इसकी डिग्निटी को अगर आप क्वेश्चन करेंगे या इसकी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो इश्यूज होंगे। तो ऐसा कोई भी काम ना करें। आप लोग भी मैच्योर्ड हैं, मिक्स्ड क्लास है, बॉयज़ भी हैं इसमें कनेक्टेड, गर्ल्स भी इसमें कनेक्टेड हैं, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है कि इस डेकोरम को आपको पूरी तरीके से मेंटेन करना है। ऐसा कोई भी मौका मत दीजिएगा हम लोगों को कि हमें कोई ऐसा एक्शन लेना पड़े आपको। यू आर मैच्योर्ड इनफ, यू आर नॉट अ किड्स, आप बच्चे नहीं हैं। तो ऐसा कोई भी मौका ना आप अपने को दें ना हमें दें, जिससे कि कोई भी हमें ऐसा एक्शन लेना पड़े जिसमें कि हमें भी बाद में परेशानी हो और आपको भी परेशानी हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। मैं जनरली तो होता था कि फर्स्ट क्लास के अंदर आई ऑलवेज गिव यू द सिलेबस, लेकिन क्योंकि अब हम ऑनलाइन मोड में हम काम कर रहे हैं तो सिलेबस मैं आपको मेल कर दूंगा, या गूगल क्लासरूम जब हम बनाएंगे तो उसमें उस सिलेबस को मैं डाल दूंगा। उस सिलेबस के अंदर सबसे जो पहली यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज नॉट यूनिट नंबर 1 ऑफ द सिलेबस। ये वो यूनिट है जिसके के अंदर टॉपिक्स होंगे बॉयलर्स, आपने नाम सुना होगा बॉयलर का, इंजन्स, जो आप मोटरसाइकिल, स्कूटर, बस, ट्रक, कार में इंजन लगे होते हैं, वो इंजन्स, ये वाला वो जो यूनिट है वो हम सबसे पहले करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा वो है बॉयलर्स। योगेश सर, ये स्क्रीन मुझे यहाँ पर वो दिख जाए जो स्टूडेंट्स देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वो आ नहीं रहा है, सो दैट मुझे पता चल जाएगा कि हाँ नाउ इट इज कमिंग। ओके, जो पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बॉयलर। द अदर नेम ऑफ बॉयलर इज स्टीम जनरेटर। अदर नेम ऑफ बॉयलर इज स्टीम जनरेटर। ये उस यूनिट का पहला टॉपिक है। ये बॉयलर करने के बाद ये हमारी यूनिट खत्म नहीं होगी। सिलेबस में इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बाय द एंड ऑफ दिस वीक या अनदर वीक, मैं आपके पास डेफिनेटली दे दूंगा वो सिलेबस। गूगल क्लासरूम में एक बार जनरेट कर दूंगा, उसमें वो सिलेबस और बाकी इंस्ट्रक्शंस या DHAs वगैरह आपके पास पहुंचेंगे। बट अभी आप ये समझ लीजिए कि हम बॉयलर और इंजन, ये थर्मल इंजीनियरिंग का पार्ट है। दिस इज थर्मल इंजीनियरिंग। कोई भी बुक जिसका की टाइटल थर्मल इंजीनियरिंग हो, उसमें आपको बॉयलर भी मिल जाएगा, इसमें आपको इंजन भी मिल जाएंगे। बॉयलर या स्टीम जनरेटर, स्टीम जनरेटर नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा डिवाइस जो कि स्टीम को जनरेट कर रही है, स्टीम को पैदा कर रही है। इसका मतलब स्टीम को अगर हमें पैदा करना है, स्टीम को हमें प्रोड्यूस करना है, तो वी रिक्वायर वाटर। हमें पानी चाहिए होगा उस स्टीम को, किसी भी स्टीम बनाने के लिए। अगर हमें स्टीम चाहिए, हम मार्केट में जाके स्टीम नहीं ले सकते, हमें स्टीम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो हमें वाटर चाहिए होगा। अगर ये वाटर, लेट अस से कि एक ये बीकर है, इस बीकर के अंदर ये पानी भर दिया मैंने, वाटर इसके अंदर भर दिया, एंड लेट अस से 1 kg वाटर मैंने भर दिया।
आपने प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, मैं जस्ट उसको रिवाइज कर रहा हूं जिससे कि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। फंडामेंटल्स जितना हम पढ़ेंगे, जितना हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे, उतना हमारा कोर्स ज्यादा अच्छा होगा। लेट अस से कि एक बीकर के अंदर हमने पानी भर दिया और इस पानी को अगर हमें स्टीम में कन्वर्ट करना है तो हमें इस बीकर में हीट प्रोवाइड करनी होगी, हमें हीट देनी होगी। अब ये हीट भी हम मार्केट में जाके नहीं खरीद सकते। अब इस हीट को लाने के लिए क्या करना है? इस हीट को लाने के लिए हमें फ्यूल का कंबशन करना होगा। ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, फ्यूल्स एंड कंबशन। आपने ईएमई के अंदर पढ़ा होगा, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर फ्यूल्स एंड कंबशन आपने पढ़ा होगा। फ्यूल आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैसियस, एनी टाइप ऑफ फ्यूल, अगर हम उसका कंबशन करें, एंड व्हाट इज कंबशन? कंबशन इज burning the fuel completely in presence of air या oxygen. Actually we require oxygen for combustion. हम एयर क्यों कहते हैं? बिकॉज हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस एयर के अंदर दो ही मेन गैसेज हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो हम क्या कह सकते हैं? व्हाट इज कंबशन? कंबशन इज बर्निंग ऑफ फ्यूल, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। और कंप्लीट बर्न कर देंगे तो कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट अगर बर्न हो रहा है तो वो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। तो हीट कहां से प्रोड्यूस होगी? बर्निंग ऑफ फ्यूल, एनी फ्यूल, कोल कोक, पेट्रोल डीजल, मीथेन इथेन, एनी फ्यूल, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, एनी फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। जब भी हम फ्यूल को गर्म करते हैं तो फ्लू गैसेस निकलती हैं। जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो फ्लू गैसेस निकलती हैं। यह भी आपने पढ़ा होगा, फ्लू गैस। अगर आपने घर पे आप चाय अगर आप बनाते हैं कभी, या दूध आप गर्म करते हैं या खाना आप बनाते हैं, तो आप गैसियस फ्यूल यूज कर रहे हैं, एलपीजी यूज कर रहे हैं, आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आप एलपीजी यूज करते हैं, या आजकल आप ग्रीन गैस भी यूज कर रहे हैं। वो गैस से क्या होता है? जब आप बर्नर को पहले इग्नाइट करते हैं, जब तक आप मैच स्टिक से या जब तक आप लाइटर से आप स्टोव को नहीं जलाएंगे तब तक कंबशन नहीं होगा। जैसे ही आपने इग्नाइट किया, कंबशन हो गया और फ्लेम्स निकलनी शुरू हो गई। क्योंकि ये लिक्विड फ्यूल है, गैसियस फ्यूल है, इसलिए बर्नर लगा हुआ है। यही अगर सॉलिड फ्यूल होता, कोल या कोक होता, तो बर्नर नहीं होता, तब वहां पे ग्रेट होता। जैसे आपने तंदूर में देखा होगा, तंदूर के अंदर रॉड्स लगी होती है, रॉड्स के बीच में आपने कोल रख दिया, कोक रख दिया। तो सॉलिड फ्यूल को कंबशन करने के लिए ग्रेट चाहिए, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल को कंबशन करने के लिए बर्नर या चूल्हा जिसे आप कहते हैं वो चाहिए, जहां पर आप इग्नाइट करेंगे। तो जैसे ही आपने इग्नाइट किया, फ्लू गैसेस निकलने लग गई। उसके ऊपर हाथ रखिए, एक बार आपने गैस को गर्म कर दिया, थोड़ा ऊपर हाथ रखिए तो आपको गर्म दिखाई पड़ेगा। क्यों गर्म दिखाई पड़ेगा? क्योंकि गैसेस ऊपर की तरफ जा रही हैं। और गर्म क्यों लग रहा है? क्योंकि उन गैसेस के अंदर हीट है। वो हीट आई कहां से? इन फ्यूल्स के कंप्लीट कंबशन से वो हीट प्रोड्यूस हुई। उस हीट के आने से क्या हुआ? क्यों हुई? क्योंकि फ्यूल की डेफिनेशन यही है कि फ्यूल वो होता है सब्सटेंस जो कि जब हम उसको कंप्लीट कंबशन या इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिलती है। और कितनी हीट मिलती है? अगर हम वुड को जलाएंगे तो हीट हमें कम मिलेगी, अगर हम कोल को जलाएंगे तो हीट हमें ज्यादा मिलेगी। क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? कैलोरीफिक वैल्यू। ये भी आपने पढ़ा होगा। ये सब अभी बेसिक्स चल रहा है, अभी हमने बॉयलर शुरू भी नहीं किया। लेकिन हाँ, फंडामेंटल्स अगर हमारे स्ट्रांग होंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको, जब जितने हमारे स्ट्रांग फंडामेंटल्स होंगे उतना हम किसी भी कोर्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू पे डिपेंड करता है। जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही अमाउंट की हमें हीट मिलेगी। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? वो क्वांटिटी है जो कि हीट की वो क्वांटिटी, किलोजूल्स में इसकी यूनिट होती है, किलोजूल्स पर केजी या किलोजूल्स पर मीटर क्यूब्स, डिपेंडिंग अपॉन की गैसियस फ्यूल है कि सॉलिड फ्यूल है। 1 केजी फ्यूल को बर्न करने पे जितनी हीट मिल रही है वो ही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। इसलिए इसको किलोजूल्स पर केजी कहते हैं। अगर 1 केजी, अगर मैं कहूं कि वुड की कैलोरीफिक वैल्यू 70,000 किलोजूल्स पर केजी है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं 1 केजी वुड, लकड़ी को अगर मैं जलाता हूं, कंप्लीट कंबशन करता हूं, तो जो हीट मिलेगी वो 17,000 किलोजूल्स मिलेगी। तो वापस आते हैं बॉयलर के ऊपर। हमें पानी चाहिए स्टीम बनाने के लिए। उस पानी के लिए हमने हीट किया, इस हीट को लाने के लिए हमने क्या करना है? फ्यूल का कंबशन करना है। तो इसका मतलब जब हम आगे बॉयलर पढ़ेंगे तो ऐसा कोई ना कोई उसके अंदर ऐसी जगह भी होगी जहां पर कि फ्यूल का कंबशन हो रहा होगा। बिना फ्यूल के कंबशन के बॉयलर से स्टीम आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। बॉयलर का समझ लीजिए, ये बीकर जो है वो बाद में हम इसको बॉयलर बना देंगे। अभी थोड़ा ये क्लोज ओपन है, अगर मैं इसको पूरा क्लोज कर दूंगा तो ये बॉयलर बन जाएगा। ये आगे बढ़ेंगे तो बीकर के अंदर अगर हमने पानी रखा, पानी रखने के बाद उसको हीट किया, ये हीट कहां से लेके आए? मार्केट से खरीद के नहीं लाए। ये हीट के लिए भी हमने फ्यूल का कंबशन किया। जब फ्यूल का कंबशन किया तो फ्लू गैसेस जनरेट हुई। ये फ्लू गैसेस इन पानी के साथ कांटेक्ट में आएंगी। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये फ्लू गैसेस पानी के साथ कांटेक्ट में आ रही हैं
तो ये सोचने वाली बात आती है अब कि ये क्या कांटेक्ट डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा। देखिए अभी क्योंकि आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपसे कहता कि आप जवाब दीजिए, क्योंकि अभी हम वो नहीं कर सकते, वी हैव सम लिमिटेशंस कि हमारे माइक्स हमारे अभी ऑफ हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन अगेन व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट। आपने चाय बनाई है, आपने पानी गर्म किया है, आपने दाल बनाई है, आपने खाना बनाया है, जो भी अगर आपने किचन में गैस को यूज किया है अगर, तो आप क्या करते हैं, लेट अस से कि आपने एक बाउल लिया, भगोना लिया, एक पैन लिया, पानी उसके अंदर भरा, गैस के ऊपर रखा। एक्चुअली क्या हो रहा है, जो फ्लू गैसेस हैं वो पानी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रही, वो पैन के बॉटम को, भगोने के तले को गर्म कर रही हैं। उसके बाद वो जो भगोने का तला है वो पानी को फिर गर्म कर रहा है, और पानी जो है उसके बाद जो है, पहले पानी हीट होता है, उसके बाद पानी बॉयल होता है, और उसके बाद पानी इवेपोरेट हो जाता है। और जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कांटेक्ट जो हो गया वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। मतलब फ्लू गैसेस डायरेक्टली पानी को गर्म नहीं कर रही, फ्लू गैसेस पैन को गर्म कर रही है। कभी भी लकड़ी का भगोना नहीं होगा, कभी भी प्लास्टिक का भगोना नहीं होगा, हमेशा कंडक्टिंग मटेरियल का भगोना होगा, कंडक्टिंग मटेरियल का पैन होगा, जिससे कि हीट जो है वो उसको भगोने को पहुंच के पानी को और इनडायरेक्टली गर्म कर दे। बॉयलर के अंदर भी जो हीटिंग होगी वो डायरेक्ट नहीं होगी, इनडायरेक्ट हीटिंग होगी। अगर आपने डायरेक्ट पानी को डाल दिया गैस के ऊपर तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा, आपको स्टीम नहीं मिलने वाली, आपका खाना नहीं बन पाएगा, चाय भी नहीं बन पाएगी। तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट हीटिंग की जाती है। कोई ना कोई लेयर बीच में और होती है, जहां पर यहां पर पैन की लेयर हो गई, बॉयलर में कुछ और आएगा, वो आगे देखेंगे। अगेन कम टू बॉयलर, बैक टू द बॉयलर। बॉयलर एक वेसल है, उसके अंदर पानी भरा, उस पानी को गर्म करने के लिए फ्यूल का कंबशन किया, फ्लू के कंबशन करने से फ्लू गैसेस आई, उन फ्लू गैसेस ने पानी को इनडायरेक्टली गर्म किया। पहले फ्लू गैसेस डायरेक्टली पानी को गर्म नहीं करेंगी, फ्लू गैसेस किसी और पार्ट को गर्म करेंगी बॉयलर के, वो हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। वो पार्ट फिर पानी को गर्म करेगा, पानी फिर जब गर्म होगा, तो जब पानी गर्म होता है, जब पानी गर्म होगा, सबसे पहले पानी में क्या होगा, हीटिंग होगी। हीटिंग के बाद पानी बॉयल होगा, और बॉयल होने के बाद पानी इवेपोरेट होगा। और जब सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि अब उसके अंदर पानी नहीं रह गया बॉयलर के अंदर। नाउ व्हाट वी हैव इनसाइड, वी हैव स्टीम। So this is the basic principle of boiler. Boiler is only transferring heat. कौन सी हीट ट्रांसफर कर रहा है, जो कि कहां से मिली है, कंबशन से जो हीट मिली है उसको पानी में ट्रांसफर कर रहा है इनडायरेक्टली, जिससे कि पानी पहले हीट होगा, उसके बाद बॉयल होगा। पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये बात आपको रटी होगी, लेकिन ये पूरी तरीके से ये इनकम्प्लीट ट्रुथ है। पूरी कंप्लीट लाइन आपने पढ़ी होगी, एट एनटीपी सामान्य ताप और दाब पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट या पानी का उबलांक 100 डिग्री होता है। अगर आप प्रेशर को बढ़ा देंगे या प्रेशर को कम कर देंगे, उस केस में बॉइलिंग पॉइंट भी या तो बढ़ जाएगा या बॉइलिंग पॉइंट कम भी हो जाएगा। हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर पे, जो नॉर्मल प्रेशर जो 1.0232 बार के आसपास होता है अप्रोक्सीमेटली, उस प्रेशर पे अगर हम पानी को बॉईल करेंगे तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होगा। और बॉईल का मतलब क्या है, वंस द लिक्विड इज इन एट इज बॉइलिंग टेम्परेचर। अब अगर मैं कहूं कि पानी इस वक्त 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल हो गया, क्योंकि एनटीपी पे काम हो रहा है, एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉईल हो गया। अभी भी अगर आप हीट देंगे तो अब पानी का टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता, बिकॉज पानी ऑलरेडी अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ चुका है। नाउ व्हाट, वो हीट वेस्ट नहीं हो रही, वो हीट अब क्या करेगी, वो उस पानी के टेम्परेचर को किसमें कन्वर्ट कर देगी, पानी को स्टेट को बदल देगी, लिक्विड्स को गैस में कन्वर्ट करेगी, लेटेंट हीट यहां पर यूज होगी और पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ बॉयलर। बॉयलर, जैसे मैंने आपको पहले बीकर दिखाया था, एक बीकर दिखाया था मैंने आपको, बीकर कैनॉट बी अ बॉयलर। बॉयलर इज ऑलवेज अ क्लोज्ड वेसल। वेसल मतलब सिलेंड्रिकल बॉडी। बॉयलर इज ऑलवेज अ क्लोज्ड वेसल। इसकी फिगर हम ऐसे भी बना सकते हैं, बॉयलर इज, ऐसा भी बॉयलर हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ये आपका वर्टिकल बॉयलर है, ये आपका हॉरिजॉन्टल बॉयलर है। बॉयलर इज अ क्लोज्ड वेसल। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ रही है, इट इज अ क्लोज्ड वेसल। क्यों? क्योंकि बॉयलर के अंदर जो स्टीम बनती है उस पे हाई प्रेशर पे बनती है, 10 बार, 20 बार, 80 बार, 90 बार, जबकि 1 बार पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1 बार एटमॉस्फेयर जो आपका नॉर्मल प्रेशर है, दैट इज ओनली 1 बार, अप्रोक्सीमेटली 1 बार। बट बॉयलर के अंदर 10 बार, 20 बार, मतलब हाई प्रेशर। बलून के अंदर हवा भरिए, बलून का इंटरनल प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। आप अपने टायर ट्यूब्स के अंदर जो हवा भरते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ता चला जाता है, इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है।
सिमिलरली बॉयलर का भी इंटरनल प्रेशर ज्यादा होता है, तो बॉयलर अगर ओपन होगा तो इंटरनल प्रेशर नहीं बढ़ा पाएंगे। बलून को खोल दीजिए, अगर ओपन कर देंगे तो हवा सारी बाहर निकल जाएगी, उसका प्रेशर दोनों का बराबर हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो बॉयलर इज अ क्लोज्ड वेसल जिसमें कि वाटर फिल किया जाता है, उसके अंदर वाटर फिल किया जाता है, पूरा नहीं फिल किया जाता, कितना फिल किया जाता है वो थोड़ा सा बाद में देखेंगे, थोड़ा डेप्थ में थोड़ा सा बाद में जाएंगे। बॉयलर के अंदर एक क्लोज्ड वेसल है जिसके की अंदर वाटर फिल किया जाता है, और उसके बाद उसको इसमें क्या प्रोवाइड कर दी जाती है, हीट प्रोवाइड करती है, फ्लू गैसेस दे दी जाती हैं। फ्लू गैसेस क्या करती हैं, पानी को उसके पहले हीट करती हैं, फिर पानी बॉयल होता है, फिर पानी इवेपोरेट हो गए, ऊपर जो है वो स्टीम जो है वो कलेक्ट हो जाती है, और इस स्टीम को फिर आप किसी वॉल्व के थ्रू, वॉल्व क्या होता है, एक नया बात आ गई वॉल्व, घरों में आपने नल लगे हुए हैं, टैप लगे हुए हैं, जब आप खोलते हैं तभी पानी आता है, जब बंद कर देते हैं तो पानी बंद हो जाता है। सिमिलरली वो भी एक तरह का वॉल्व है, ये आपने यहाँ पर वॉल्व लगाया, जब इस वॉल्व को खोलेंगे यहां से स्टीम जो है वो बाहर निकल आएगी, और जहां पर भी आपको स्टीम को यूज करना है वहां पर पाइपलाइंस के थ्रू होती हुई वो स्टीम को आप यूज कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा पहला है यूनिट में जो हम शुरू करेंगे बॉयलर। जितना मैंने अभी बात बोली अगर आप लोगों को थोड़ी क्लिक होती है तो प्लीज राइट यस ऑन योर चैट रूम, और इन केस यू हैव एनी डाउट यू जस्ट राइट योर रोल नंबर एंड नेम। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी तो हमने बहुत बेसिक बात करी, बिल्कुल ही बेसिक बात करी बॉयलर की, हमने इतनी बात करी कि सिर्फ एक लेमैन की बात है। अब एज अ इंजीनियर या इंजीनियरिंग अब हम शुरू करेंगे बॉयलर की। तो लेट्स स्टार्ट विद बॉयलर या स्टीम जनरेटर। जैसा मैंने आपको पहले बताया, बिल्कुल साथ साथ आप पेन मत चलाइएगा, अगर आपको कोई डेफिनेशंस वगैरह लिखनी भी है तो आई विल गिव यू सम टाइम, उसमें आप लिखिएगा। पहले समझ, जितना अगर हम दिमाग में लिख लेंगे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ कॉपी पे लिखने से तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो हम समझ लेंगे वो भूलेंगे नहीं, रटेंगे वो हम भूल जाएंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं। बॉयलर इज अ क्लोज्ड वेसल, बॉयलर इज अ क्लोज्ड वेसल। अब ये बॉयलर अगर क्लोज्ड वेसल है तो ये लकड़ी का तो नहीं होगा, ये प्लास्टिक का नहीं होगा, ये पेपर का नहीं होगा, इट इज मेटेलिक बॉडी। कोई ना कोई मेटेलिक बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि हीट इन्वॉल्व है तो बॉयलर मेल्ट ना हो जाए, तो एक मेटेलिक बॉडी होनी चाहिए। तो ये एक मेटेलिक बॉडी है, और अगर कोई मेटेलिक बॉडी है तो उसको क्लोज करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, शीट से ही बनेगा वो। तो जो शीट को सिलेंडर बनाएंगे तो हमें वेल्डिंग भी करनी पड़ेगी। तो हमें ऐसी वेल्डिंग करनी है, इस जगह हमें ऐसी वेल्डिंग करनी है जिससे कि पानी भी बाहर ना निकले, एयर टाइट भी जॉइंट बने और लिक्विड टाइट भी जॉइंट बने। अगर हमने स्पॉट वेल्डिंग कर दी, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर स्पॉट वेल्डिंग में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, अगर उसमें आपने वेल्डिंग भी पढ़ी होगी, अगर हम स्पॉट वेल्डिंग कर देंगे तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। स्पॉट वेल्डिंग, यहां एक स्पॉट लगा, यहां दूसरा स्पॉट लगा, तो बीच में से पानी भी बाहर आ सकता है, और अंदर प्रेशर ज्यादा है। अंदर मैंने आपको पहले बता दिया बॉयलर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, 20 टाइम्स 40 टाइम्स इवन 100 टाइम्स ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो वो लिक्विड यहां से बाहर निकल जाएगा, या गैस स्टीम जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो ऐसी वेल्डिंग करनी चाहिए या ऐसा कोई जॉइंट बनाना चाहिए, क्योंकि बन किससे रहा है, शीट है। अब ये एक तरह की शीट है, वी हैव अ शीट, ऐसी शीट होगी मेटालिक, और उसको हमें फिर सिलेंडर बनाने के लिए इस तरीके से इसको करना होगा, लाइक दिस। अब इस जगह हमें वेल्डिंग करनी है, तो ये वेल्डिंग हमें कैसी करनी होगी, वेल्डिंग ऐसी वेल्डिंग करनी होगी जिसमें कि हमें लिक्विड टाइट या एयर टाइट जॉइंट बने। उसके लिए जो हम वेल्डिंग कर सकते हैं वो वेल्डिंग है सीम वेल्डिंग। तो हम कह सकते हैं कि बॉयलर इज अ क्लोज्ड वेसल, और क्लोज कैसे किया, बाय सीम वेल्डिंग। आपने ये भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, जैसे स्पॉट वेल्डिंग भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है जिसमें H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, ये आपने पढ़ा हुआ है, आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं। उसी तरह से सीम वेल्डिंग भी, इसमें रोलर लगे होते हैं, उसके थ्रू निकल, जो आपके मोटरसाइकिल अगर आपने चलाई है उसका जो पेट्रोल टैंक है उसमें भी वो टैंक भी आपने ज्वाइन किया हुआ है, उसमें भी सीम वेल्डिंग हो रखी है। तो बॉयलर में भी सीम वेल्डिंग करी जाएगी। तो बॉयलर इज अ क्लोज्ड वेसल। अच्छा, दूसरा भी, अगर हम वेल्डिंग नहीं करना चाहें तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम रिवेट्स भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज रिवेट्स टू जॉइन द शेल। रिवेट्स भी अगर आप लगा देंगे, रिवेट्स में भी आपने दो तरह के जॉइंट पढ़े होंगे, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। लैप जॉइंट में ओवरलैपिंग होती है, बट जॉइंट में प्लेट्स लगा के करनी पड़ती हैं। तो आप कैसे भी जॉइन करके रिवेट से भी कर सकते हैं। तो रिवेट जॉइंट अगर आप लगा सकते हैं या आप सीम वेल्डिंग कर सकते हैं, तो आपको जो सिलेंडर बनेगा वो आपका एयर टाइट या लिक्विड टाइट हो जाएगा। तो क्या हुआ, बॉयलर इज अ क्लोज्ड वेसल आइदर सीम वेल्डेड और रिवेटेड, जिसमें कि क्या भरा होगा,
पानी भरा होगा, एंड मेन फंक्शन ऑफ बॉयलर इज बॉयलर विल ओनली ट्रांसफर हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। बॉयलर वही हीट ट्रांसफर कर पाएगा, और हीट कहां से लाया वो? बॉयलर हीट लेने कहीं नहीं गया, आप भी कहीं नहीं गए, फ्यूल का कंबशन किया। फ्यूल का जैसे ही आपने कंबशन किया, फ्लू गैसेस निकली, उन फ्लू गैसेस को आपने, बॉयलर क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है फ्लू गैसेस की हीट को पानी में इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर रहा है, इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली ट्रांसफर करेगा। पानी जो है वो पहले हीट होगा, बॉयल होगा, इवेपोरेट होगा, जब इवेपोरेट हो जाएगा तो पानी स्टीम में, स्टीम नीचे तो आएगी नहीं, गैस है, स्टीम ऊपर की तरफ कलेक्ट हो जाएगी। जहां पर कलेक्ट हो जाएगी वहां से हम फिर किसी वॉल्व के थ्रू, इस वॉल्व के थ्रू उस स्टीम को यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो दिस इज बॉयलर। नाउ यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन। द डेफिनेशन ऑफ बॉयलर इज, अगर आप आज पेन पेंसिल लेके नहीं बैठे हुए हैं तो अगली क्लास में जरूर पेन पेंसिल लेके बैठिए। बॉयलर इज अ क्लोज्ड वेसल, आइदर सीम वेल्डेड और रिवेटेड, एंड विच ट्रांसफर हीट, रटने की जरूरत नहीं है, विच ट्रांसफर्स हीट। अब हीट वर्ड आ गया तो हीट कहां से आई? प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल टू वाटर, एंड दस प्रोड्यूसेस स्टीम। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बॉयलर। अब फिर समझने की कोशिश करते हैं, अब थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। अब हमने लेमैन की लैंग्वेज समझ ली, बॉयलर क्या है। अभी आप हीट इंजन, आपने पिछला सेमेस्टर तो यहीं रहे थे, आप कॉलेज में थे, कुछ स्टूडेंट्स नहीं होंगे जो कि आईसीटी सेंटर में होंगे, वो भी शायद कभी कॉलेज आएंगे। तो यहाँ पर एक हीट इंजन लैब है जो कि यूसिक के पास है, आखिरी बिल्डिंग है ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट के आगे। वहाँ पर एक एक्चुअल बॉयलर रखा हुआ है। वो बॉयलर कौन सा है? उसका नाम है कॉकरन बॉयलर। वो हम पढ़ेंगे भी, वो हमारे सिलेबस में भी है। आज तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कल की क्लास में शायद हम, नेक्स्ट क्लास में मतलब हम जरूर पढ़ेंगे उसको। आज आपकी शेड्यूल क्लास ये प्रीतम सर की थी, ईटीई की थी शायद, लेकिन क्योंकि कल उन्होंने ले ली थी क्लास तो वो आज हमने शिफ्ट करी है। बट बाकी जो आपको टाइम टेबल मिला है जीएमई की क्लास तभी हुआ करेंगी। नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बॉयलर। बॉयलर्स, सिर्फ बॉयलर बोलने से काम नहीं बनेगा, देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बॉयलर। क्या क्या टर्म्स हो सकती हैं, ये अगर हमने समझ लिया और उसके बाद क्लासिफिकेशन समझ लिया, ये फंडामेंटल्स अगर आपने समझ लिए, तो फिर जब मैं लिखूंगा कॉकरन बॉयलर तो आप ही मुझे समझा दोगे कि बॉयलर क्या होता है। तो इसलिए ये अभी हम बिल्कुल फंडामेंटल्स पे चल रहे हैं। तो ये फंडामेंटल्स अगर आपने समझ लेते हैं, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बॉयलर? सबसे पहले जो पार्ट है दैट इज शेल। ये शेल कहलाता है। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि बॉयलर इज अ क्लोज्ड वेसल, वो हम शेल की ही बात कर रहे थे। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, मैंने कहा था ना इनडायरेक्ट हीटिंग होगी तो हम कुछ और पार्ट हीट होगा, वो अब इसमें कोई होना तो होगा नहीं, वो पार्ट भी इसके अंदर आएगा बाद में। तो लेट अस से सबसे पहले आ गया शेल। शेल क्या है? मेटेलिक है। शेल हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, शेल वर्टिकल भी हो सकता है। इट इज अ सिलेंड्रिकल शेल, और इसको पूरी तरीके से पूरा नाम अगर देना है तो दिस इज कॉल्ड बॉयलर शेल। ये बॉयलर की शेल है, जिसको कि आपने या तो रिवेट्स के थ्रू एयर टाइट कर रखा है या आपने सीम वेल्डिंग कर रखी है जिससे एयर टाइट हुआ है। दिस इज कॉल्ड बॉयलर शेल, जो कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस शेल के अंदर, साथ साथ पेन मत चलाइएगा अगर आप नोट कर रहे हैं तो, बिकॉज आई कैनॉट सी यू, आई डोंट वांट टू सी यू राइट नाउ, बिकॉज मैं चाहता नहीं कि आपका डेटा ज्यादा यूज हो कैमरा ऑन करके, तो आप मत वो करिए। कोई भी डाउट हो आप चैट विंडो में जरूर डाल दिए, लिख दीजिएगा पहले, लेकिन रोल नंबर आना उसमें बहुत जरूरी है। रोल नंबर एंड नेम, एंड एक लाइन लिख दीजिएगा कि आई हैव सम डाउट, आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन। बट तब तक इसको हम देखते हैं कि जो शेल है इट कैन बी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ इज, अब हम इंजीनियरिंग शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने बॉयलर की बहुत लेमन की बात करी थी, नाउ वी आर गोइंग इन डेप्थ। इस शेल के अंदर चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, वाटर भरा होगा, डेफिनेटली भरा होगा, क्योंकि वाटर, ये आपको मालूम है, इसी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि इस वाटर को हम कभी भी पूरा ऊपर तक नहीं भरते हैं। वी विल नॉट फिल दिस वाटर टू द टॉप लेवल ऑफ शेल, चाहे वो हॉरिजॉन्टल शेल हो चाहे वो वर्टिकल शेल हो, ऐसा कभी भी नहीं किया जाता। रीजन बिहाइंड इज कि जब स्टीम बनेगी तो स्टीम ऊपर ही कलेक्ट होगी, तो हमें कुछ स्पेस छोड़नी होती है। तो एक सर्टेन लेवल तक ही हम पानी भरते हैं,
उस लेवल पे, जिस लेवल तक हम पानी भरते हैं वो कहलाता है वाटर स्पेस, वो कहलाता है वाटर स्पेस। यहां पर भी अगर हम किसी लेवल तक पानी भर रहे हैं तो वो भी कहलाता है वाटर स्पेस। ये भी डिजाइंड होता है, कितना हमें भरना है जरूरी नहीं है आधा होता है, आधे से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द डिजाइन ऑफ अ बॉयलर। बट द मेन थिंग इज वी डू नॉट फिल द वाटर अप टू द टॉप। हम कभी भी बिल्कुल ऊपर तक पानी नहीं भरते, हम जो पानी जो भरते हैं वो हमेशा एक लेवल तक भरते हैं। सिमिलरली यहां पर भी अगर हम पानी भरते हैं तो एक लेवल तक भरते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल शेल हो चाहे वो वर्टिकल शेल हो, और जिस लेवल तक पानी भरते हैं वो कहलाता है वाटर स्पेस। और ये भी ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखिए कि कभी जब जैसे ही आपने यहां पर हीट प्रोड्यूस करेंगे तो ये पानी इवेपोरेट होगा और इवेपोरेट होके यहां पर स्टीम कलेक्ट हो जाएगी, वो जगह कहलाएगी स्टीम स्पेस। जहां पर स्टीम कलेक्ट हो रही है वो जगह कहलाएगी स्टीम स्पेस। क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर, जैसे ही ये पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा द लेवल विल लोअर, जो वाटर का लेवल है वो कम होना शुरू होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बॉयलर के केस में। थोड़ा आप लोग सोच भी रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब आपने पानी को गर्म किया, बॉयलर के अंदर जो पानी है, बॉयलर में पानी नहीं है ये नाउ, जो पानी जो है वो बॉयलर की शेल के अंदर है। अगर शेल के अंदर पानी है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो स्टीम बनेगी, जब स्टीम बनेगी तो इसका लेवल तो डाउन होगा ही होगा। और हम अभी ये डिस्कस करके ये कह रहे हैं कि ये पानी कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, अगर पानी नीचे हुआ तो बॉयलर डैमेज हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, जिस रेट से स्टीम बन रही है, रेट आप समझते हैं पर टाइम, वॉल्यूम पर टाइम कर दो, रेट हो गया। जिस रेट से स्टीम बन रही है उसी रेट से फीड वाटर, जो पानी बॉयलर के अंदर भेजा जाता है वो कहलाता है फीड वाटर। बॉयलर के अंदर जो पानी फीड किया जाता है वो कहलाता है फीड वाटर। जिस रेट से स्टीम बन रही है उसी रेट से फीड वाटर बॉयलर के अंदर वाटर स्पेस में भेजा जाता है, जिससे कि वाटर का लेवल डाउन ना हो। थोड़ा और इमेजिन करते हैं, लेट अस से कि यहां पर फ्लू गैसेस कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही हैं। कैसे फ्लो कर रही है, डायरेक्टली नहीं फ्लो कर रही है, किसी और मीडियम से फ्लो कर रही है, लेकिन हां फ्लो कर रही है, तभी पानी गर्म होगा। अब अगर यहां पर पानी खत्म हो जाता है और फ्लू गैसेस अभी भी अगर फ्लो कर रही हैं, तो फ्लू गैसेस अब पानी को हीट नहीं करेंगी, किसको हीट करेंगी, बॉयलर की शेल को। और ये भी मेटालिक है, लगातार अगर फ्लू गैसेस आएंगी तो ये भी अपने शेल जो है वो मेल्ट हो जाएगी, बॉयलर डैमेज हो जाएगा। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेफ्टी हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि बॉयलर का लेवल वाटर स्पेस में, वाटर का लेवल उससे नीचे ना हो। लेकिन वाटर तो कम होगा ही होगा क्योंकि वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिस रेट से स्टीम बन के स्टीम स्पेस में कलेक्ट हो रही है स्टीम, उसी रेट से नया पानी बाहर से फीड वाटर बॉयलर के अंदर भेजते रहते हैं, जिससे कि इसका वाटर लेवल अगर ये रेट बढ़ गया तो लेवल बढ़ जाएगा, तो फिर स्टीम की जगह नहीं होगी। तो ये रेट हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पानी घर में भी नल है, उसको आप स्लो भी खोल सकते हो, उसको आप तेज भी खोल सकते हो, उसको आप मॉडरेट भी खोल सकते हो। सिमिलरली इसका भी आप उसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। सब वॉल्व्स लगे होते हैं हर जगह, जैसे यहां से स्टीम वॉल्व है तो ये वाटर वॉल्व लगा होगा, जिससे कि पानी जो है वो उस रेट को आप कंट्रोल कर पाओगे। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक आया, जो पहला बॉयलर का पार्ट आया, दैट इज बॉयलर शेल। इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, इट कैन बी वर्टिकल। बॉयलर शेल के अंदर पानी भरा होगा, वो पानी एक लेवल तक भरा होगा, जिस लेवल तक पानी भरा है वो शेल का वाटर स्पेस कहलाता है। ऊपर का पोर्शन जो खाली है शुरू में, बाद में स्टीम भर जाएगी उसमें, वो स्पेस स्टीम स्पेस कहलाती है। और यह बात का खास ख्याल रखना होता है कि जिस वक्त हम पानी को इवेपोरेट कर रहे हैं, पानी का लेवल वाटर स्पेस में कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, जिस रेट से पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है उसी रेट से फीड वाटर, अब मैं आगे वर्ड यूज करूंगा फीड वाटर। फीड वाटर इज दैट वाटर विच वी फेड इनसाइड द बॉयलर, जो हम भेज रहे हैं बॉयलर के अंदर, उसका लेवल मेंटेन उसी हिसाब से रखते रहते हैं। ओनली टाइप yes if you have understood these things. ओके, वेरी गुड। इफ यू हैव एनी डाउट आप इस विंडो पे टाइप कर दीजिए। देखिए ये भी हो सकता है कि मैं कई बार पढ़ाते पढ़ाते बार बार विंडो नहीं देख पाऊं, तो यू कैन टाइप इट ट्वाइस थ्राइस, जब तक कि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कि आई हैव टू आस्क सम क्वेश्चन। बिल्कुल पूछिएगा, जब तक आपको क्लियर नहीं होता आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं। नाउ सेकंड टर्म इज ट्यूब्स। सेकेंड टर्म इज ट्यूब्स। अब जैसे हम ट्यूब बोलते हैं
हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि ये जो ट्यूब होगी जिससे हम क्यारियों में पानी देते हैं, गमलों में पानी लगाते हैं, वो रबर की जो ट्यूब है वो ट्यूब होगी। ये ट्यूब वो ट्यूब नहीं है। ये जो ट्यूब है ये मेटेलिक ट्यूब्स हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, इंक्लाइंड भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कौन सा बॉयलर है, उसके अंदर कैसी ट्यूब्स लगी हुई हैं। ये वो पोर्शन है जो कि बॉयलर के शेल के अंदर भी हो सकती है, बॉयलर के शेल के बाहर भी हो सकती हैं। बॉयलर के अंदर या बॉयलर के बाहर नहीं। बॉयलर मतलब कंप्लीट असेंबली, साइकिल मतलब कंप्लीट असेंबली। उसके अंदर गद्दी भी है, उसके अंदर आगे वाला पहिया भी है, उसके अंदर पीछे वाला पहिया भी है, उसके अंदर चेन भी है। तो बॉयलर तो पूरा हो गया। बट बॉयलर किससे बना है? सबसे पहले उसमें बॉयलर शेल जरूर होगी, ट्यूब्स जरूर होंगी। अब इन ट्यूब्स का काम क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ये ट्यूब्स इनडायरेक्ट हीटिंग के लिए बॉयलर में लगाई गई हैं। क्या हो सकता है? पानी जो बॉयलर के अंदर है वो हो सकता है ट्यूब्स के बाहर हो, पानी जो है वो ट्यूब्स के बाहर हो, और इन ट्यूब्स के अंदर फ्लू गैसेस जा रही हो। ये फ्लू गैसेस कहां से रही है? कंबशन से। जो फर्नेस, इसका मतलब जहां पे फ्यूल का कंबशन होता है वो फर्नेस कहलाती है। फर्नेस से ये फ्लू गैसेस आ रहे, और फर्नेस बॉयलर में लगी होगी, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ेंगे। तो ये फ्लू गैसेस आई, फ्लू गैसेस आने के बाद एक एंड से ट्यूब के गई और दूसरे एंड से ट्यूब के निकल गई। उन्होंने ट्यूब को गर्म कर दिया, और ट्यूब के साथ क्योंकि पानी लगा हुआ है, ये पानी भी गर्म हो गया, और पानी जो है गर्म हो गया स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ये भी एक डिजाइन हो सकता है। एक डिजाइन क्या हो सकता है? जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है, और फ्लू गैसेस जो हैं वो बाहर जो है इस बाहर एटमॉस्फेयर में फ्लो कर रही हैं। यहां बाहर फ्लू गैसेस फ्लो कर रही है, वहां आपने ट्यूब लगा दी, आपने गैस जलाई, ऊपर फ्लू गैसेस आ रही है, वहां पर आप ट्यूब रख दीजिए, कोई भी मेटालिक ट्यूब रखिए, थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगी, और उसके अंदर जो भी चीज है वो भी गर्म हो जाएगी। तो पानी अंदर है और ये बाहर है, तो ट्यूब्स जरूर होंगी बॉयलर के अंदर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बॉयलर के अंदर ट्यूब ना हो। कोई भी बॉयलर बिना ट्यूब के नहीं होगा, क्योंकि ट्यूब का काम क्या है? हीटिंग करना। जो बॉयलर ट्रांसफर कर रहा है हीट, फ्लू गैसेस की हीट को पानी में ट्रांसफर कर रहा है, वो ट्यूब्स के थ्रू ही कर रहा है। दोनों डिजाइन्स की ट्यूब्स पॉसिबल है। या तो दो ही कंटेंट है यहां पर, एक तो फ्लू गैस और एक फीड वाटर। तो या तो वाटर होगा ट्यूब के अंदर तो फ्लू गैसेस बाहर होंगी, या अगर फ्लू गैसेस ट्यूब के अंदर होंगी तो वाटर बाहर होगा। तो जो भी चीज, एक चीज अंदर या बाहर होगी, उसके हिसाब से दूसरी चीज जो है फ्लू गैसेस पानी को गर्म कर देंगी और खुद बाहर चिमनी से निकल जाएंगी। तो बॉयलर के अंदर चिमनी भी आएगी आगे, उससे बाहर निकल जाएंगी। तो दूसरा कंपोनेंट हो गया, बॉयलर का पार्ट हो गया दूसरा, ट्यूब्स। अगर ये भी क्लियर हो गया है तो यस लिख दीजिए प्लीज। इट्स ट्यूब। आपके वैभव जी ने एक सवाल पूछा है, आई विल, हाँ, इट्स ट्यूब मोस्टली यूज टू इलेक्ट्रिक हाउस टू मेक अ स्टीम फॉर रोटेटेड टर्बाइन। नहीं, ये वो ट्यूब नहीं है, दैट इज नोजल। जो आप पूछ रहे हैं कि क्या ये इलेक्ट्रिक हाउस में यूज करते हैं टर्बाइन को रोटेट करने के लिए, उसको बोलते हैं नोजल, जिसका कोई डायमीटर एक तरफ ज्यादा होता है और एक तरफ कम होता है। ये नॉर्मल ट्यूब है, जो जिस ट्यूब से आप पानी डाल रहे हैं वही ट्यूब है, बट वो मेटालिक है, रबर की नहीं। अगर रबर की होगी तो खराब हो जाएगी, हम रबर यूज नहीं कर सकते। तो दीज आर मेटालिक ट्यूब्स। ओके, नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज, या नेक्स्ट पार्ट ऑफ बॉयलर इज, जैसे साइकिल है, साइकिल का एक पहिया पढ़ लिया, गद्दी हो गई, तो साइकिल तो एज अ होल है ही, बॉयलर तो एज अ होल सब कुछ बॉयलर का ही है, लेकिन बॉयलर भी कई सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो बॉयलर शेल वो होगी, ट्यूब्स होंगी। एंड नाउ इट इज फायर बॉक्स। ये हो गया फायर बॉक्स। जहां पर फायर है, फायर कहां पर है? जहां पर फ्यूल जल रहा है, वो जगह कहलाएगी। दूसरा नाम क्या हो गया? आपने जिसका कॉमन नाम सुना हुआ है वो क्या है? फर्नेस। तो यू हैव अ फर्नेस और अ फायर बॉक्स। सर फ्लू गैस बता दीजिए। ठीक है, एक ने पूछा है सर फ्लू गैस बता दीजिए। देखिए फ्लू गैस क्या चीज है, आपने ऑरसेट एपरेटस एक पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में ईएमई के अंदर, ऑरसेट एपरेटस, जो कि फ्लू गैस को एनालाइज करता है, वही फ्लू गैस। अब हम किसी भी फ्यूल को अगर जलाएंगे, अगर हम किसी भी फ्यूल को जलाएंगे तो बर्न करेंगे कंप्लीटली या इनकम्प्लीटली, मतलब हम फ्यूल का कंबशन कर रहे हैं तो फ्यूल से कुछ गैसेस बाहर निकलेंगी जो कि गर्म होंगी।
वही गैसेस को यूटिलाइज करेंगे उस हीट को कहीं पर भी ट्रांसफर करने के लिए। वो गैसेस जो कि फ्यूल के कंबशन के बाद निकल रही हैं वही गैसेस कहलाती हैं फ्लू गैसेस। जो कि मिक्सचर कौन कौन सी गैसेस का होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता कंबशन में, नाइट्रोजन का, कुछ ऑक्सीजन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगर उस फ्लू गैस के कॉम्बिनेशन, और यही कितने कितने परसेंट है ये आप ऑरसेट एपरेटस से निकालते थे। क्यों निकालते थे? जो चिमनी से गैसेस निकल रही हैं वो फ्लू गैस है। चिमनी से गैसेस कैसे निकल रही हैं? क्योंकि फ्यूल का कहीं ना कहीं चिमनी वहीं होगी जहां पर कि फायर बॉक्स होगा, जहां फर्नेस होगी वहां चिमनी होगी। आपने ईंटों के भट्टे देखे होंगे कहीं भी जाते हुए रास्ते में, हाईवेज के आसपास चिमनी देखी होगी। आपने रिफाइनरी मथुरा देखी होगी तो चिमनी देखी होगी, चिमनी में से गैसेस निकल रही हैं। वही गैसेस फ्लू गैसेस हैं जो कि चिमनी से बाहर, एक्चुअली उनसे हीट हमने यूज कर ली और उसके बाद हमारे मतलब की तो है नहीं, उसको हमने चिमनी की हाइट ज्यादा करके उनको एटमॉस्फेयर में एस्केप कर दिया। वो गैसेस फ्लू गैसेस कहलाती हैं। क्या? दैट इज नॉट आवर टॉपिक नाउ। फर्नेस या फायर बॉक्स, दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बॉयलर। ये होगा ही होगा। अगर ये कहीं, अगर हमने फायर बॉक्स बॉयलर में नहीं लगाई तो कभी भी, जब हम बॉयलर एंड फ्लू गैसेस, सर जब हम बॉयलर शेल फ्लू गैसेस को ट्रांसफर कर रहे हैं फिर हम ट्यूब को किस ट्यूब को यूज, यार आप थोड़ा सा ना क्लियरली लिखो। मैं इतना टेक से भी नहीं हूं आप लोगों की तरह जो शॉर्ट फॉर्म मुझे समझ में आए। मिस्टर ललित त्यागी, आप थोड़ा सा, या आप यू कैन आस्क, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क। आप यस राजस्वामी बताइए। सर जब हम बॉयलर सेल में, बॉयलर सेल जो है सर फ्लू को ट्रांसफर, वो फ्लू गैसेस को ट्रांसफर कर रही है, फिर हम सर उसमें ट्यूब्स को क्यों यूज कर रहे हैं? थोड़ा स्लो बोलिए एक बार, थोड़ा इको कम करिएगा इसके। सर जैसे कि जो बॉयलर सेल है, बॉयलर में यहाँ पे हम फ्लू गैसेस को ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें हमने लिक्विड फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया, उसके बाद हम उसमें अंदर ट्यूब्स को यूज कर रहे हैं। देखिए अभी जो आप सवाल पूछ रहे हो ये वर्किंग से जुड़ा हुआ है। इन्होंने क्या पूछा मुझे अभी क्लियर बहुत ज्यादा नहीं हुआ, आपको समझ में आ रहा है कुछ? क्या कह रहे हैं? एक बार थोड़ा रिपीट करिएगा फिर से, ये आपके वो सुनेंगे। सर मेरा कहने का मतलब है जैसे कि हम बॉयलर सेल, आपने बताया था बॉयलर सेल में हम वाटर को फिल करते हैं और फिर जो फ्लू गैसेस हैं वो इनडायरेक्टली ट्रांसफर करती हैं, सर हीट करती हैं वाटर को। तब जब ये प्रोसेस ऐसे हो रहा है सर हम ट्यूब्स को क्यों यूज कर रहे हैं? एक तो इसका माइक थोड़ा इधर करेंगे ना, स्पीकर अभी क्लास में लगा हुआ है। आप लिख दो बेटा एक बार फिर से। आई एम सॉरी बट मुझे क्लियर नहीं हो रहा, आप लिख दो एक बार जरा क्लियरली लिखो, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दिस। कुछ लड़के लिख रहे हैं कि ही इज आस्किंग व्हाई वी यूज ट्यूब इफ वी ऑलरेडी यूज अ बॉयलर शेल। क्या यही सवाल है मिस्टर त्यागी आपका कि व्हाई वी यूज ट्यूब इफ वी यूज बॉयलर शेल? मतलब अगर हम बॉयलर शेल है तो ट्यूब्स की जरूरत क्या है? यस सर। ओके देखिए मैंने अभी आपको बताया बॉयलर शेल में पानी भरा हुआ है, ट्यूब अगर हम डायरेक्टली उस पानी के साथ फ्लू गैसेस मिक्स कर देंगे तो कभी भी स्टीम जनरेट नहीं होगी। उसको आप अभी उसको माइनर लेवल पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम चाय जब बना रहे हैं या जब हम पानी गर्म कर रहे हैं, अगर हम उस पानी को डायरेक्टली गैस के ऊपर गिरा दें तो क्या वो गैस जल पाएगी? नहीं जल पाएगी, कंबशन जो है वो बंद हो जाएगा, गैस बुझ जाएगी। बॉयलर के अंदर भी आप उसको मैग्नीफाई करके सोचिए, वही सिचुएशन है। हमें हीटिंग इनडायरेक्ट करनी है। हम अभी जो आप फिगर समझ रहे हो, आपको इस फिगर में कंफ्यूजन हो रहा होगा शायद कि मैंने ये बॉयलर की फिगर बनाई थी और हीट ऐसे दिखाई दी। ये एक्चुअल फिगर नहीं है। जो फर्नेस है वो भी अंदर ही कहीं बॉयलर के अंदर ही लगी हुई है, बॉयलर का पार्ट है वो, बिना उसके फर्नेस नहीं। तो हीट कैसे आएगी? जब हम पहला बॉयलर पढ़ेंगे उसमें आप बिल्कुल समझ जाओगे। ये मत समझिए कि हम शेल के अंदर पानी इस तरह से भर दिया, ये मत समझिए कि इतना सिंपल कंस्ट्रक्शन है कि हमने शेल के अंदर पानी भरा है और उसके अंदर नीचे से हम हीट दे रहे हैं तो ये शेल की ये वाला पोर्शन गर्म हो रहा है और ये पानी गर्म हो रहा है। ये पैन मत समझिए इसको, दिस इज क्लोज शेल। ट्यूब्स कहीं अंदर भी हो सकती हैं, ट्यूब्स कहीं बाहर भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कैसा बॉयलर है। तो इस चीज को थोड़ी देर के लिए दिमाग से बाहर करिए कि ये वाली फिगर है। हीट ऐसे नहीं जा रही जैसे एरो बने हुए, वो प्लान्ड वे में, डिजाइंड वे में अंदर पहुंचेगी विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स। हो सकता है कि यूं इस तरीके से ट्यूब्स लगी हों किसी बॉयलर में, जो हीट है वो फ्लू गैसेस ऐसे जाएंगी और ऐसे बाहर निकलेंगी, ऐसे जाएंगी और ऐसे बाहर निकलेंगी।
बहुत लिमिटेड क्वांटिटी नहीं है, बड़े बड़े साइज के बॉयलर्स हैं। अगर कोई बॉयलर 80 बार पे रन कर रहा है और हम तो पानी उबाल रहे हैं घर में एक बार पे 80 टाइम्स हैं, तो बहुत सारे उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नेचर और ऐड हो जाएंगे, विच वी हैव टू कंसीडर, और हम करेंगे जब हम जैसे क्लास आगे बढ़ाएंगे। डिड यू गेट इट मिस्टर त्यागी नाउ? राइट, यस, ओके। नाउ म्यूट कर लो अपने आप को ना। वापस हम आते हैं फायर बॉक्स। Firebox is an integral part. Now, what is the meaning of integral part? इंटीग्रल पार्ट का मतलब यह है कि बिना फायरबॉक्स के बॉयलर होगा ही नहीं। अगर बॉयलर बना दिया, फायरबॉक्स नहीं लगाया, तो काम नहीं करेगा बॉयलर। आपको इस तरह से समझिए कि साइकिल तो हमने बनाई, कैरियर लगा दिया है, आपकी मर्जी है, आप कैरियर लगाइए चाहे कैरियर मत लगाइए। कैरियर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइकिल, या आगे की बास्केट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइकिल, बट व्हील्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइकिल। In a similar fashion, this firebox or furnace is an integral part of boiler, जिसमें कि combustion of fuel takes place. फ्यूल का जो भी कंबशन होगा वो इसी फायरबॉक्स में होगा। अब चाहे वो फ्यूल सॉलिड हो, चाहे वो फ्यूल लिक्विड हो, चाहे वो फ्यूल गैसियस स्टेट में हो, बट उसका अगर कंबशन होगा तो वो इसी फायर बॉक्स में होगा। और फायर बॉक्स का आउटपुट क्या होगा? फायर बॉक्स, ये कंबशन फ्यूल का हुआ, फायर बॉक्स से क्या चीज बाहर निकलेगी? फ्लू गैसेस बाहर निकलेंगी। इन फ्लू गैसेस को अब हमें पानी के साथ थ्रू ट्यूब्स देना होगा। तो व्हाट इज फायर बॉक्स? इट इज अ फर्नेस। इसका दूसरा नाम फर्नेस है। अभी तक हम फर्नेस या फर्नेस बोले, फायर बॉक्स बोले, एक ही बात है। Where the combustion of fuel takes place। और जब भी अगर कंबशन है, अच्छा कंबशन होने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? कोई कंबशन होने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले आपको एयर या ऑक्सीजन देनी होगी। तो हम ऑक्सीजन का सिलेंडर अलग से नहीं लगाते, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसी में से ऑक्सीजन की क्वांटिटी अंदर सप्लाई करते हैं, वही एयर सप्लाई करते हैं, तो ऑक्सीजन अपने आप वहां पहुंच जाती है। तो हमें उस फायर बॉक्स में कोई ऐसा ओपनिंग देनी होगी जहां से कि एयर जो है वो अंदर आ सके, क्योंकि बॉयलर मैंने आपको बताया इट इज अ क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड है। तो हमें ऐसी कोई ओपनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी कहीं पर फायर बॉक्स में जहां से कि एयर अंदर जा गए। वो ओपनिंग्स कहलाती हैं डैम्पर। डैम्पर फायर बॉक्स में वो ओपनिंग्स हैं जहां से हवा जो है वो अंदर जाएगी कंबशन के लिए। अगर हवा नहीं जा पाएगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो फ्यूल को कंबशन आप नहीं कर पाओगे। जलने के लिए उसको कंबशन के लिए, कंबशन की डेफिनेशन ये है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। एक्चुअली इट इज ऑक्सीजन, एयर तो इसलिए कहते हैं क्योंकि एयर के साथ ऑक्सीजन मिक्स्ड है। और क्या चाहिए? आपको इग्नाइट करना पड़ेगा। आप गैस को ऑन कर दीजिए, घर वाली अपनी गैस को, जो आपका चूल्हा है उसको गैस, फ्यूल निकलता चलेगा। जब तक आप मैच स्टिक या लाइटर से उसको इग्नाइट नहीं करेंगे फ्लेम नहीं आएगी। यहां पर अगर मैं कोल रख दूं टेबल के ऊपर, कोक रख दूं या एक बीकर में पेट्रोल रख दूं या डीजल रख दूं, वो तब तक उसमें कंबशन नहीं होगा जब तक कि उसको इग्नाइट नहीं करेंगे। तो यू रिक्वायर इग्निशन। तो इग्निशन की भी कोई जगह ऐसी उस फायर बॉक्स में ही होनी चाहिए जिससे कि आप फ्यूल को इग्नाइट कर सकें। और जब ये फायर बॉक्स में फ्लू गैस यूज हो जाएगी तो आपको चिमनी भी चाहिए जहां से कि फ्लू गैस इज यूज्ड फ्लू गैस। एंड व्हाट इज यूज्ड फ्लू गैस? जिसकी हीट आप ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं पानी को गर्म करने में। पहले फ्लू गैस निकली फर्नेस से, फायरबॉक्स से, पानी को उसने गर्म किया। एक्चुअली उसने पानी को गर्म नहीं किया, उसने ट्यूब को गर्म किया। और ट्यूब को गर्म करने के बाद ट्यूब के चारों तरफ पानी है या ट्यूब के अंदर पानी है, कोई भी डिजाइन पॉसिबल है। उसने ट्यूब को गर्म किया, गर्म करने के बाद जैसे अभी ललित त्यागी जी ने सवाल पूछा था कि ट्यूब्स की जरूरत क्या है, यहां पर जरूरत सामने आएगी अभी ट्यूब की। बिना ट्यूब्स के तो काम होगा ही नहीं। अगर हम सीधा फ्लू गैस के अंदर भेज देंगे बिना ट्यूब्स के तो वो पानी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगी और उसके बाद काम नहीं होगा। वो शेल जो है वो उसका काम नहीं कर रहा है कि नीचे से हीट दे रहे हैं। वो चीज नहीं है कि भगोना है वो नीचे हीट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा डिजाइन नहीं है बॉयलर का। काफी बड़ा है बॉयलर, आपको हीट उसकी वॉल से देनी पड़ेगी। वॉल से जब हीट देंगे तो उसके लिए आपको यहां तक पहले फ्लू गैस लानी होगी, फिर फ्लू गैस को वॉल के थ्रू यहां छोड़ना होगा। तो वो ट्यूब्स के थ्रू ही ट्रेवल करेगी, जो कि आप आगे देखोगे जब हम फिगर्स वगैरह सब देखेंगे तब। तो कंबशन फायर बॉक्स में क्या हो रहा है? फ्लू गैस का कंबशन हो रहा है। कंबशन के लिए एयर चाहिए। एयर कहां से आ रही है? वो डैम्पर से आ रही है। उसके बाद उसमें इग्नाइट करने के लिए भी कोई हमने होल दिया हुआ है, उस होल को हम बोलते हैं फायर होल। फायर होल, जहां से कि हम फ्यूल को इग्नाइट कर देते हैं। और उसके बाद
एक ऐसा दरवाजा भी चाहिए जहां से कि हम कोल अंदर भेजें। अगर हम सॉलिड फ्यूल यूज कर रहे हैं, लिक्विड फ्यूल या गैसियस फ्यूल यूज कर रहे हैं तो सिलेंडर चाहिए, लेकिन अगर सॉलिड फ्यूल यूज कर रहे हैं तो एक दरवाजा चाहिए। उस दरवाजे को बोलते हैं फायर बॉक्स डोर। इस दरवाजे को खोलेंगे, फ्यूल अंदर भेज देंगे, सॉलिड फ्यूल, दरवाजे को फिर से बंद कर देंगे, फायर होल से उसको इग्नाइट कर देंगे, फिर फायर होल भी बंद हो जाएगा। उसके बाद अंदर कंबशन होगा, जब कंबशन होगा तो फ्लू गैस बाहर निकलेगी। ये फ्लू गैस ट्यूब में जाएगी या ट्यूब के बाहर जाएगी, ट्यूब्स को गर्म करेगी। अभी हम इतना समझते हैं फ्लू गैस ट्यूब को गर्म करेगी, गर्म करने के बाद उसकी हमने हीट ले ली, अब वो हो गई यूज्ड फ्लू गैस, उसको हमने इस्तेमाल कर लिया, अब उसको वहां रखना नहीं है, तो चिमनी से उसको फिर हम बाहर भेज देंगे। टाइप यस इफ ये आपको सब समझ में आ गया तो। What is damper? What is damper? डैम्पर एक नहीं होता, डैम्पर्स आर द ओपनिंग्स। वो ओपनिंग्स, वो सुराख जहां से हवा फायर बॉक्स के अंदर आ रही है, फर्नेस में आ रही है, हवा हमें भेजनी होगी। कितनी हवा भेजनी है ये आपने कैलकुलेशन करी होगी फर्स्ट ईयर में। मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन, कितनी क्वांटिटी एयर की देनी है। डैम्पर में भी दरवाजा होता है एक, अगर आप दरवाजा पूरा बंद कर देंगे तो हवा बहुत कम अंदर जाएगी, दरवाजा पूरा खोल देंगे तो ज्यादा हवा अंदर जाएगी, दरवाजा आधा खोला रखेंगे आधा बंद रखेंगे तो कुछ क्वांटिटी हवा की जाएगी। ये कितना खोलना कितना बंद रखना है दरवाजे को, ये डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी एयर की जानी है डैम्पर से अंदर। तो डैम्पर से वो ओपनिंग जहां से कि हवा जो एयर है वो उस ओपनिंग से, सुराख से, और ये सुराख कहां लगे हुए हैं, ये दरवाजे, छोटे छोटे दरवाजे कहां बने हुए हैं, फायर बॉक्स में। फायर बॉक्स से वो अंदर जाके कब फ्यूल के आसपास पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप इग्नाइट करेंगे, कंबशन करने के लिए आपको एयर भी चाहिए और आपको इग्निशन भी चाहिए। जैसे ही आप इग्नाइट करेंगे, एयर वहां ऑलरेडी पहुंची हुई है, फ्यूल का कंबशन होगा, फायर बॉक्स से बाहर जो निकलेगी वो फ्लू गैसेस निकलेंगी, गर्म होंगी। कितनी गर्म होंगी, जितना उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होगी। वो फ्लू गैसेस ट्यूब्स को गर्म करेंगी। दो तरीके से कर सकती हैं, या तो ट्यूब के इंटरनल अंदर जाके गर्म करें या ट्यूब को बाहर से गर्म करें। गर्म करेंगी, हाँ, लेकिन ट्यूब को गर्म करेंगी तो अपनी हीट ट्यूब को दे देंगी, खुद ठंडी हो जाएंगी, खुद उसने उसको यूज कर लिया उसकी हीट। अब ये फ्लू गैसेस जो है वो चिमनी से बाहर निकल जाएंगी। एक्सप्लेन एफबीडी अगेन प्लीज। एफबीडी इट इज फायर बॉक्स डोर। फायर बॉक्स यानी फर्नेस, उसका दरवाजा, जो क्लासरूम या आपके घर का, ड्राइंग रूम का, या जिस रूम में आप बैठे हैं उसका भी एक दरवाजा होगा। वो फायर बॉक्स डोर नहीं है, वो उस रूम का डोर है। जहां से मैं पढ़ा रहा हूं इस कमरे में भी एक दरवाजा है, वो आपके रूम का डोर नहीं है, ये इस कमरे का डोर है। उसी तरीके से फायर बॉक्स में भी एक डोर लगा, एक दरवाजा है। जब क्योंकि कोल जब आपने अंदर भरने के बाद ऑन कर दिया तो फ्लू गैसेस बाहर ना निकले, तो दरवाजे को फिर बंद भी करना है। और अंदर जब कोल जब ऐश में कन्वर्ट हो गया तो अब दोबारा से कैसे कोल भरें, तो दोबारा से आप दरवाजा खोलेंगे, क्योंकि सब कुछ क्लोज्ड है, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। तो दरवाजा दोबारा खोलेंगे और फिर करेंगे। ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जो आपने स्टीम इंजन्स देखे होंगे, अब तो ऑब्सोलीट हो गए हैं, लेकिन भाग मिल्खा भाग आपने मूवी देखी होगी, उसमें भी स्टीम इंजन्स थे। और भी कई मूवीज आई हैं जिसमें स्टीम इंजन्स हैं। एक्चुअली इट इज अ लोकोमोटिव बॉयलर, स्टीम प्रोड्यूस हो रही है वहां पर, तो वो लोकोमोटिव बॉयलर है। वहां पर आपने देखा होगा ड्राइवर क्या करता है, उसके पीछे बहुत सारा कोयला रखा होता है, आगे एक डोर खोलता है और कोयला लगे उस डोर में डालता है बेलचे से। शोले में बहुत सारी मूवीज हैं जहां आपने स्टीम इंजन्स देखे हैं, आई थिंक आप रिकलेक्ट कर पा रहे होंगे। तो वो जो दरवाजा है वो फायर बॉक्स डोर है, और वो पूरा जो ब्लैक बॉडी आपको दिखाई पड़ रही है वो हॉरिजॉन्टल शेल है। किसकी शेल है, लोकोमोटिव बॉयलर की। दैट इज अ बॉयलर, क्योंकि वहां स्टीम बन रही है। स्टीम अब आजकल नहीं चल रहे, आजकल तो ऑब्सोलीट हो गए, आजकल तो इलेक्ट्रिक इंजन चल रहे हैं, आजकल तो ट्रैक्शन पे सब कुछ चला गया। लेकिन उस वक्त पर्टिकुलर टाइम पे जब स्टीम इंजन चलते थे तो वो फायर बॉक्स डोर को खोलता था और कोयला उसके अंदर भरता था, फिर फायर बॉक्स डोर को बंद कर देता था। अंदर आपको रेड हॉट दिखाई पड़ता था, जो पिछला कोयला था वो रेड हॉट होता था, वो जब तक खत्म होने लगता था वो फिर भर देता था उस कोयले को। थोड़ी देर बाद कोयला फिर जल जाता था, फिर खोलता था, फिर वो भरता था। तो वो ड्राइवर ही उस बॉयलर को ऑपरेट करता था। स्टीम प्रोड्यूस होती थी और स्टीम जो है वो इंजन को चलाती थी। तो वो पेट्रोल का इंजन नहीं है जो आपके घरों में है, कारों में, मोटरसाइकिल में लगा हुआ है, वो स्टीम इंजन था। वो स्टीम से वो इंजन चलता था और ट्रेन जो है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ मूव कर जाती थी। उसी तरीके से ये फायर बॉक्स डोर है, ये एसेंशियल पार्ट है। ये अगर फायर बॉक्स है तो उसका डोर होगा ही होगा। इस डोर को खोल के कोल अंदर भेजा जा सकता है।
जब ये कोल गिरेगा, अच्छा फायर बॉक्स डोर तभी होगा जबकि हम सॉलिड फ्यूल यूज कर रहे हैं। अगर हम लिक्विड फ्यूल यूज कर रहे हैं तो आपके घर में आप एलपीजी यूज कर रहे हो, वो सॉलिड फ्यूल नहीं है, तो क्या आपको वहां पर फायर बॉक्स डोर की जरूरत है? नहीं है। आपको एक सिलेंडर की जरूरत है और एक ट्यूब की जरूरत है, जो कि उस सिलेंडर को चूल्हे से, बर्नर से, जहां पर कि फ्यूल का कंबशन हो रहा है, फ्यूल का कंबशन बर्नर पे हो रहा है, चूल्हे पे हो रहा है, वहीं आप इग्नाइट करते हो। और एयर के आप सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एयर तो उस कमरे में चारों तरफ है, तो वो जरूरत होती है। लेकिन जनरली बॉयलर्स के अंदर सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है। तो सॉलिड फ्यूल में बर्नर नहीं होगा। आपने केरोसिन का स्टोव देखा होगा, सिलेंडर है नीचे जिसमें स्टोव भरा हुआ है, और चूल्हा है, उसमें भी स्टोव है, जिसको चूल्हा बोलते हैं, जिसमें कि आपका फ्यूल का कंबशन होकर वहीं पर फ्लेम पैदा होती है। लेकिन सॉलिड फ्यूल जब आप फायर बॉक्स डोर से डालोगे तो आप किसके ऊपर डालोगे? उस जगह को बोलते हैं ग्रेट। आपने तंदूर देखा होगा, तंदूरी रोटी नान जब आप खाते होंगे तो आपने तंदूर देखा होगा, और तंदूर अगर देखा होगा उसमें आप झांकोगे तो आपको नीचे आयरन रॉड्स दिखाई पड़ेंगी। आपने अंगीठी अगर देखी होगी तो अंगीठी में भी नीचे लोहे की सलाखें दिखाई पड़ेंगी। दैट इज कॉल्ड ग्रेट। जो कोल है उस ग्रेट के ऊपर डाल दिया जाता है, नीचे ये ग्रेट जो है वो सलाखें हैं। जब कोल ऐश में कन्वर्ट होता है, राख में कन्वर्ट होता है, तो इन ग्रेट्स की दो सलाखों के बीच में से गिर के नीचे यहां पर ग्रेट के नीचे होती है ऐश पिट। जब लोग सिगरेट पीते हैं तो ऐश को ऐश ट्रे में डालते हैं, यहां पर ऐश पिट है। ऐश पिट जो कि कोल जो कन्वर्ट हो जाता है ऐश में कंबशन के बाद, तो ऐश पिट में आ जाता है। अगर सॉलिड फ्यूल है तो फायर बॉक्स में ग्रेट होगा। लेकिन अगर लिक्विड फ्यूल यूज हो रहा है या गैसियस फ्यूल यूज हो रहा है तो ग्रेट इज रिप्लेस्ड बाय बर्नर, चूल्हा। ग्रेट इज रिप्लेस्ड बाय बर्नर। नाउ वी हैव अ सिलेंडर विच इज कनेक्टेड विद बर्नर। प्लीज राइट yes if you understood these things. एक ने बिल्कुल सही लिखा है, ग्रेट्स आर द आयरन रॉड्स। वेरी गुड। सो व्हाट वी हैव इन फायर बॉक्स? वी हैव, फायर बॉक्स के अंदर क्या क्या है? फायर बॉक्स के अंदर आइदर इट कैन हैव अ ग्रेट इफ वी आर यूजिंग सॉलिड फ्यूल्स, तब फिर उसमें फायर बॉक्स डोर भी होगा। अगर हम लिक्विड फ्यूल या गैसियस फ्यूल यूज नहीं कर रहे हैं तो ग्रेट विल बी रिप्लेस्ड बाय बर्नर। अब फायर बॉक्स डोर भी नहीं होगा और आप फ्यूल का कंबशन कर पाएंगे। डैम्पर्स जरूर लगे होंगे। कहां पर लगे होंगे? अगर सपोज अगर ये फायर बॉक्स की मैं एक फिगर बनाता हूं, यहां पर दिस इज योर ग्रेट, ये अगर ग्रेट है तो डैम्पर्स विल बी समवेयर हियर, चारों तरफ। अगर कोई शेल है तो उस शेल के चारों तरफ यहां पर ये ओपनिंग्स होंगी जो कि आपके डैम्पर्स कहला सकते हैं। यहां से चलाएगा, फ्लू गैसेस बाहर निकलेंगी, फ्लू गैसेस ट्यूब्स को गर्म करेंगी। कैसे, वो भी देखेंगे आगे, जब बॉयलर से क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो सब देखेंगे। और वर्किंग करने के बाद तो ये अगर आपने पूरा समझ लिया तो वर्किंग तो आप मुझे बता दोगे कि साहब ये कॉकरन बॉयलर ऐसे काम करता है, लोकोमोटिव बॉयलर ऐसे काम करता है, बेबकॉक विल्कोक्स बॉयलर, क्योंकि काम एक ही है, पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करना है। लेकिन बाकी चीजों को किस तरह से डिजाइन करके यूज किया हुआ है, जैसे आपके अभी फ्रेंड ने पूछा था कि क्यों हमें ट्यूब्स की जरूरत है अगर वहां पर शेल ही है तो ऐसा नहीं कि वो पैन इज अ बॉयलर, ऐसा नहीं है, ऐसा वो चीज है ही नहीं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फंडामेंटल्स अगर हमने समझ ली तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम यहां पर क्लास को कंप्लीट करते हैं। सर, डैम्पर आर यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ फ्यूल। यस, डैम्पर्स आर यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, बट इफ इट इज अ बर्नर, जैसे घर पे आप यूज कर रहे हो तो बर्नर ओपन में होता है, बट इन बॉयलर बर्नर भी के लिए भी आपको डैम्पर्स यूज करने पड़ेंगे। चाहे कोई भी फ्यूल आप यूज करिए, यू विल हैव, बट इन जनरल बॉयलर अगर हम बात करें, क्योंकि कोल, पेट्रोल तो बहुत महंगा है, 80 रुपीज लीटर चल रहा है, कोल थोड़ी ना 80 रुपए किलो है, तो और बहुत क्वांटिटी यूज करनी होती है, तो इन जनरली पावर प्लांट्स के अंदर हम कोल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत लिमिटेड आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि आपके बॉयलर के अंदर हम लिक्विड फ्यूल या गैसियस फ्यूल यूज कर रहे हैं। वी डोंट यूज दोस फ्यूल्स, बट अगर हमें यूज कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए, अगर हम यूज कर रहे हैं तो इस केस में ग्रेट हट जाएगा, ग्रेट की जगह बर्नर, चूल्हा आ जाएगा। जैसे आपके घर में ग्रेट नहीं है, गैस पे आपके बर्नर लगा हुआ है, तो बर्नर पे ही कंबशन हो रहा है, वहां पर ग्रेट पे कंबशन हो रहा है। फ्लू गैसेस दोनों में निकल के आ रही हैं। प्लीज राइट yes sir if you have understood all the things today's class, and I will request you all कि नेक्स्ट क्लास से पहले इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, एंड हम इस क्लास को मिस नहीं करेंगे कभी भी। वी विल
try to start this live online in time. But the only thing is, which you have to follow, not for only GME, for all the classes, that the dignity of the class should be maintained at any cost. Okay, thank you.